नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पटेल सर कोचिंग क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो इस प्रकार से हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। इसके और पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक भवन, मूर्तिकला, चित्रकला संबंधित जो भी जानकारी वो और जो अवशेष मिले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत, उन सभी अवशेषों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। तो जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जो हैं वो 3 प्रकार से प्राप्त हुए हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण के अनुसार जो भी कुछ स्रोत प्राप्त हुए हैं वो भारतीय इतिहास में कवर किए गए। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम जो अध्ययन करेंगे वो इस प्रकार से होगा। अभिलेख का होगा, अभिलेख और मुद्राओं के बारे में और जो भी अवशेष मिले हैं और उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक सामग्रियां सर्वाधिक प्रामाणिक मानी गई हैं। जैसे जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के तौर पर जो पुरातात्विक स्रोत है उससे प्राप्त जो सामग्रियां जो प्राप्त हुई हैं पुरातात्विक या प्राचीन समय की, तो वो भारतीय इतिहास के लिए या प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए सर्वाधिक प्रामाणिक या विश्वसनीय मानी गई हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। इसके अंतर्गत अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक भवन, मूर्तिकला, चित्रकला और अवशेष। तो चलिए देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत। सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत पढ़ेंगे हम अभिलेख के बारे में कि अभिलेखों से क्या क्या जानकारी मिलती है प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। तो सबसे पहले अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं एवं प्रतिमाओं पर उत्खनित होते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अभिलेख इस प्रकार से होते हैं जैसे कोई भी पाषाण है, पत्थर की शिला है बड़ी सी, या कोई स्तंभ बना हुआ है, या ताम्रपत्र कोई, या दीवार या मुद्राओं एवं प्रतिमाओं पर या किसी प्रकार की जो मूर्ति हैं उन पर जो भी उत्खनन या खुदे हुए जो भी साक्ष्य मिलते हैं, मतलब गड़े हुए या खुदे हुए या लिखे हुए जो भी अवशेष पाए जाते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, तो वो अभिलेख के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। तो अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उसे एपिग्राफी कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी पूछ ले जाता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एपिग्राफी कहते हैं। सर्वाधिक प्राचीन पठनीय अभिलेख अशोक के हैं जो प्राकृत भाषा में है, और जो अशोक के समय के राजा अशोक थे, जो सम्राट अशोक के समय के जो अभिलेख माने गए हैं वो सर्वाधिक प्राचीन माने गए हैं और पठनीय भी माने गए हैं, अर्थात पढ़ने के योग्य बताए गए हैं। और जो जिस भाषा में लिखे गए हैं वो भाषा इस प्रकार से प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अशोक के समय के जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो आगे देखेंगे। पूर्व हैदराबाद राज्य में स्थित मास्की एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश में से जो प्राप्त हुए हैं अभिलेख, उनमें अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। उसे प्रायः देवताओं का प्रिय या प्रियदर्शी राजा कहा जाता था। तो जो हैदराबाद राज्य में जो स्थित है जो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख हैं, उन अभिलेखों से जो प्राप्त अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। जो सम्राट अशोक है उसके नाम के स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं मास्की एवं गुर्जरा अभिलेखों से। उसे अभिलेखों में जो सम्राट अशोक है उसे देवताओं का प्रियदर्शी राजा कहा गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में है। जो ब्राह्मी लिपि जो होती है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। अशोक के जो अधिकांश अवशेष पाए गए हैं वो अधिकांश ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं, जो अधिकांश बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट कि पश्चिमोत्तर प्रांत से प्राप्त उसके अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। और जो अशोक के जो पश्चिमोत्तर जो प्रांत थे उनसे जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। अर्थात खरोष्टी लिपि का मतलब ये होता है कि जो लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, अर्थात जो लिपि दाएं से बाएं ओर इस क्रम में लिखी जाए वो लिपि कहलाएगी खरोष्टी लिपि। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है। तो खरोष्टी लिपि जो होती है वो दाएं से बाएं लिखी जाएगी,
और जो ब्राह्मी लिपि होगी वो बाएं से दाएं लिखी जाएगी, जिस प्रकार हम लिखते हैं अपनी हिंदी शुद्ध हिंदी भाषा को। और तो इसी और ब्राह्मी लिपि के ठीक विपरीत होती है खरोष्टी लिपि, इस प्रकार आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान से प्राप्त जो अशोक के अभिलेखों शिलालेखों में यूनानी एवं आर्मेक लिपियों का प्रयोग हुआ है। और जो भी अशोक के अवशेष प्राप्त शिलालेखों के अवशेष प्राप्त हुए हैं पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान से, उसमें यूनानी और आर्मेक लिपियों का प्रयोग हुआ है। आगे देखेंगे, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को सन 1837 में सफलता मिली थी। जो अशोक के अभिलेख थे उनको पढ़ने में सर्वप्रथम जो जेम्स प्रिंसेप थे उनको सन 1837 ईस्वी में सफलता मिली थी। इसके बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने। तो कब पढ़ा था, और 1837 ईस्वी में। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि अक्सर इससे परीक्षा में क्वेश्चन बनता ही बनता है। आगे देखेंगे, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख 2500 ईसा पूर्व के हड़प्पा कालीन है, जो महरों पर भाव चित्रात्मक लिपि है उसमें अंकित है। जो सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख माने गए हैं वो 2500 ईसा पूर्व के हड़प्पा कालीन या हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के समय के बताए जा रहे हैं, जो महरों पर भाव चित्रात्मक लिपि में अंकित पाए गए हैं। आगे देखेंगे, जिनका जो प्रामाणिक है अभी पाठ वो अभी तक असंभव बना हुआ है कि इनका कोई अभी तक भाव चित्रात्मक लिपि में होने के कारण जो प्राचीन थे हड़प्पा कालीन सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख, तो उनको अभी तक पाठ नहीं हो पाया है, मतलब अभी तक असंभव बना हुआ है उनका प्रामाणिक या विश्वसनीय पाठ। आगे देखेंगे, जो लिपियां हैं इस प्रकार की लिखी हुई होती थी कहीं ना कहीं पुरातात्विक स्रोतों के चलते। और जो खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि होती थी, तो इसको भी आप याद रखेंगे कि खरोष्टी लिपि जो थी वो लिखी जाती, ब्राह्मी लिपि जो थी वो लिखी जाती थी बाएं से दाएं, और खरोष्टी लिपि इसके ठीक विपरीत दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इन दोनों लिपियों में अशोक के जो अभिलेख हैं वो प्राप्त हुए हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत देखेंगे पुरातात्विक स्रोत के और अंदर जो अभिलेखों के बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं, जो अभिलेख के बारे में और कुछ कि कौन कौन से अभिलेख प्राप्त हुए हैं और किस अभिलेख में किस चीज़ का वर्णन दिया गया है, इसके बारे में भी और देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो हाथी गुम्फा अभिलेख है, जो तिथि रहित अभिलेख माना जाता है। और इसमें कलिंग राज जो खारवेल हैं उनके बारे में इसमें वर्णन दिया गया है। और हाथी गुम्फा अभिलेख एक तिथि रहित अभिलेख है, इसका कोई वर्णन वर्णन नहीं दिया गया है कि यह कितनी शताब्दी या ईसा पूर्व पहले का है या समय का है। आगे देखेंगे जूनागढ़ अभिलेख, कि जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जो है उसमें रुद्रदामन और सुदर्शन झील के बारे में जानकारी प्राप्त होती है जूनागढ़ गिरनार अभिलेख से। नेक्स्ट देखेंगे नासिक अभिलेख, तो जो नासिक अभिलेख है उसमें गौतमी तथा जो 7 बहनों की जो उपलब्धियां हैं तो उनके बारे में इसमें वर्णन दिया गया है नासिक अभिलेख में। जो गौतमी पुत्र 7 कर्णी हैं उनके बारे में भी, और 7 बहनों की जो उपलब्धि हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है नासिक अभिलेख में। आगे देखेंगे प्रयाग स्तंभ अभिलेख में। कभी आप इन सभी अभिलेखों को अच्छी तरह याद रखेंगे क्योंकि इन अभिलेखों में इस प्रकार से क्वेश्चन उठता है कि जैसे एरड अभिलेख में किसके बारे में वर्णन बताया गया है, तो आपको इसमें जो टिक है या ऑप्शन याद रखना पड़ेगा कि इस अभिलेख के अंतर्गत इस चीज़ के बारे में बताया गया है। जैसा कि जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख है तो इसमें किसके बारे में बताया गया है, तो समुद्रगुप्त हैं जो इनकी दिग्विजयों की जो जानकारी थी इसके बारे में बताया गया है प्रयाग स्तंभ अभिलेख के तहत। आगे देखेंगे जो ऐहोल अभिलेख के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, या ऐहोल अभिलेख जो है उसमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताया गया है। छठा जो अभिलेख है वो है ग्वालियर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख। तो इसमें जो मालवा नरेश है यशोवर्मन है उनके बारे में बताया गया है, या उनके जो वर्णन है उनके समय का वो मंदसौर अभिलेख के अंतर्गत मिलता है। 7वां जो अभिलेख है वो है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार नरेश जो भोज हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है ग्वालियर अभिलेख के अंतर्गत। आगे 8वां जो अभिलेख है वो है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। इसमें जो स्कंदगुप्त द्वारा जो हूणों पर विजय का विवरण है वो भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख के अंतर्गत प्राप्त होता है। एक बार फिर बता देते हैं आपको, आप सभी इस प्रकार याद रखेंगे इसको कि जो भी अभिलेख है उससे संबंधित क्या जानकारी या विशेषता है उसको आप जरूर याद रखें, क्योंकि घुमा फिरा कर क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा जाता है कि जैसे जो भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख है या किससे संबंधित है तो उधर लिख दिया जाएगा ऑप्शन में अलग अलग, तो आपको लगाना होगा कि स्कंदगुप्त या हूणों पर विजय का विवरण इसमें मिलता है। आगे देखेंगे देवपाड़ा अभिलेख, तो इसमें जो बंगाल शासक हैं विजयसेन उनके बारे में वर्णन दिया गया है देवपाड़ा अभिलेख में। आगे देखें 10वां जो अभिलेख है वो है बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख। तो इसके अंतर्गत जो हर्षवर्धन की उपलब्धियां हैं उन पर प्रकाश डाला गया है बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख के अंतर्गत। 11वां अभिलेख जो है वो है बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख। इसमें 7 वाहनों की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में बताया गया है बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख में। और जो
नासिक अभिलेख है, इसमें भी गौतमी तथा सातवाहनों की उपलब्धियां बताई गई हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट 12वां जो अभिलेख है अयोध्या अभिलेख, शुंगों की उपलब्धियां। तो इसके अंतर्गत जो वर्णन अयोध्या अभिलेख में जो वर्णन किया गया है उसमें किया गया है शुंगों की, जो शुंग शासक थे शुंग वंश के, उनके बारे में बताया गया है, उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। आगे देखेंगे 13वां जो अभिलेख है भरूत अभिलेख। तो भरूत अभिलेख में जो संगणरीय शब्द जो थे खुदे होने से शुंगों द्वारा जो निर्मित साक्ष्य मिले हैं, अवशेष मिले हैं, तो उसके बारे में वर्णन मिलता है भरूत अभिलेख में। आगे देखेंगे जो अंतिम 14वां अभिलेख है एरड़ अभिलेख। तो इसके अंतर्गत भानुगुप्त जो सती प्रथा है उसका पहला लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरड़ अभिलेख के अंतर्गत। तो इसी के साथ प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत थे इसके अंतर्गत पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख का जो अध्ययन है वो समाप्त होता है। और इससे संबंधित कुछ और जानकारी जो है इस प्रकार से अभिलेख से, कि जो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो अभिलेख है वो भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, जो भारतवर्ष शब्द है इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। और आगे दुर्भिक्ष शब्द जो है उसका सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है सोहगौरा अभिलेख में। इसके ठीक आगे एरड़ मध्य प्रदेश से प्राप्त जो बराह भगवान हैं उन पर जो हुड़राज तोरमाड़ का लेख अंकित है वो एरड़ अभिलेख से मिलता है। जो मध्य प्रदेश में से प्राप्त जो एरड़ अभिलेख प्राप्त हुआ है उससे उसमें बराह भगवान पर हुड़राज तोरमाड़ का लेख अंकित है। इसमें आप 2 पॉइंट जो अच्छे से याद रखेंगे कि इसमें आप कभी कभी पूछ ले जाता है कि भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। और दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, वो मिलता है सोहगौरा अभिलेख में। आगे देखेंगे नेक्स्ट प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत मुद्राओं और सिक्कों के बारे में, कि इससे संबंधित क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, क्या क्या तथ्य हैं। तो जो भारतीय इतिहास का जो ज्ञान है वो हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही प्राप्त हो पाता है। इसके पूर्व के सिक्कों पर लेख नहीं है क्योंकि उन पर जो चिन्ह बने हुए हैं उनका ठीक ठाक ज्ञान नहीं हो पाया है। तो जो भारतीय इतिहास का जो ज्ञान है वो हमें अभिलेखों से अच्छा, जो मुद्राएं एवं सिक्के हैं उनसे अधिक जानकारी मिलती है, या उनकी सहायता से जो मुद्राओं की सहायता है उससे अधिक ज्ञान प्राप्त हो पाता है भारतीय इतिहास के बारे में या प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। आगे देखेंगे इससे पूर्व जो सिक्के हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के से, तो उस पर कोई लेख नहीं है, किसी प्रकार के लेख नहीं पाए गए हैं, या उन पर जो चिन्ह बने हैं वो उनका ठीक ठाक ज्ञान नहीं है अपन को। तो इस वजह से जो मुद्राएं एवं सिक्के हैं अभी के प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत, तो उनसे हमें भारतीय इतिहास के बारे में ठीक ठाक ज्ञान हो पाता है उन मुद्राओं की सहायता से। आगे देखेंगे ये जो सिक्के हैं आहत सिक्के कहलाते हैं। इस प्रकार के सिक्के जिन पर कोई किसी प्रकार का लेख नहीं होता है और जिन पर बने जो चिन्ह बने होते हैं उनका ठीक ठाक ज्ञान भी नहीं हो पाता, तो इस प्रकार के जो सिक्के होते हैं वो आहत सिक्के कहलाते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट इसमें देखेंगे जो मुद्राओं का जो उपयोग होता था वो दान दक्षिणा के लिए, क्रय विक्रय के लिए तथा वेतन मजदूरी के भुगतान में होता था, तथा शासकों की अनुमति से व्यापारिक संघों श्रेणियों में भी अपने सिक्के चलाए जाते थे। तो जो मुद्राओं का जो उपयोग पहले किया जाता था प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत, तो वो दान दक्षिणा में उपयोग करते थे मुद्राओं का, क्रय विक्रय के लिए करते थे, तथा वेतन जो मजदूरी होती थी उसके भुगतान के लिए भी शासकों की अनुमति से व्यापारिक संघों के लिए भी ये सिक्के चलाए जाते थे। आगे देखेंगे सर्वाधिक मात्रा में जो मुद्राएं थी वो मौर्योत्तर काल को मिलती हैं, जैसे सोमा हुआ, पोटीन हुआ, तांबा हुआ, कांसा हुआ, चांदी तथा सोने से जो बनी होती थी। तो सर्वाधिक मात्रा में जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं तो वो मौर्योत्तर काल में या मौर्य जो काल है उनके समय में प्राप्त हुई हैं। और जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो इस प्रकार से बनी होती, सोमा, पोटीन, तांबा, कांसा, चांदी, सोने से बनी हुई होती थी। आगे देखेंगे कुषाण शासकों द्वारा जो जारी स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे उनमें सर्वाधिक शुद्धता थी। यहाँ गुप्तों ने सबसे अधिक मात्रा में स्वर्ण का धातु का के टुकड़ों पर टप्पा मारकर बनाई गई थी। तो जो कुषाण शासकों ने जो सर्वाधिक मुद्राएं जारी की थी तो उन्होंने उनमें सर्वाधिक शुद्धता थी, और जो गुप्तों ने सबसे अधिक मात्रा में। तो इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि सर्वाधिक जो स्वर्ण सिक्के थे उन पर किसके शासनकाल में अधिक शुद्धता पाई गई थी। तो कुषाण शासकों द्वारा जो जारी स्वर्ण सिक्के थे उनमें सर्वाधिक शुद्धता थी, और गुप्तों द्वारा सबसे यह कथन था कि गुप्त शासक जो थे उनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा स्वर्ण धातु के जो सिक्के थे उनका प्रयोग हुआ था। तो सर्वाधिक मात्रा में जो स्वर्ण सिक्कों का प्रयोग हुआ था वो हुआ था गुप्त शासनकाल में, और सर्वाधिक शुद्धता वाले स्वर्ण सिक्के जो चलाए गए थे वो चलाए गए थे कुषाण शासकों द्वारा। तो इन दोनों को आप याद रखेंगे। जिस प्रकार वो सातवाहन थे जो उनके समय में शीशे के सिक्के चलाए गए थे सातवाहनों के काल में,
तो इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शीशे के जो सिक्के थे वो किसके शासनकाल में जारी किए गए थे? तो सातवाहनों के शासनकाल में। सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जो जारी किए गए थे वो किसके शासनकाल में? गुप्तों के शासनकाल में। और सर्वाधिक शुद्धता वाले स्वर्ण सिक्के किसके शासनकाल में जारी किए गए थे? तो वो किए गए थे कुषाण शासकों के शासनकाल में। आगे देखेंगे, कालीन पर पडली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि वस्तुओं की आकृति होती थी। जो कालीन होते थे उस समय के प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत, तो उस समय के कालीनों पर जो पडली होते हैं या सांड होता है या हाथी या अर्धचंद्र आदि वस्तुओं की आकृति बनी हुई होती थी। आगे देखेंगे, मुद्राओं में तत्कालीन जो आर्थिक दशा थी तथा संबंधित राजाओं की साम्राज्य सीमा का विज्ञान हो जाता था। तो जो मुद्राएं हैं इनकी सहायता से सबसे जो अच्छा ज्ञान होता है या प्राप्त होता है, सहायता होती है जो भी, वो इस प्रकार से थी कि मुद्राओं की वजह से तत्कालीन जो आर्थिक दशा थी उस समय की उसका विज्ञान हो जाता है। और संबंधित जो राजा थे जिनके शासनकाल में जो मुद्राएं चलाई गई थी उनके साम्राज्य की सीमा का विज्ञान हो जाता था मुद्राओं की सहायता से। आगे देखेंगे, कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। और कनिष्क के शासनकाल में जो भी स्वर्ण सिक्के या मुद्राएं जो भी प्राप्त हुई, तो उन मुद्राओं से जो अवशेष प्राप्त हुए या जानकारी प्राप्त हुई, तो उनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि कनिष्क के सिक्कों से उसको वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इस प्रकार का प्रमाण भी प्राप्त होता है। आगे देखेंगे, समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर युग बना है जबकि कुछ पर पराक्रम शब्द उत्कीर्ण है, जिसमें उस पर बीड़ा बजाते हुए भी दिखाया गया है। तो इससे यह भी प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त के समय में जो सिक्के थे उन पर युग बना होता, और जबकि कुछ जो सिक्के मिले हुए हैं समुद्रगुप्त के समय के, तो उन पर पराक्रम शब्द भी उत्कीर्ण था या लिखा हुआ था। और किन्हीं किन्हीं सिक्कों में जो ऐसा है समुद्रगुप्त के शासनकाल के कि उस पर बीड़ा बजाते हुए भी दिखाया गया है। तो इससे यह भी साबित होता है कि समुद्रगुप्त जो शासक था वह संगीत प्रेमी था, क्योंकि उसके जो सिक्के उस समय के सिक्के थे उस पर बीड़ा बजाते हुए चित्रांकन दिखाया गया है। आगे देखेंगे, हम यूनानी तथा इंडो सोवियन शासकों के इतिहास को प्रमुख सोच सकते हैं। जो सातवाहन राजा होते थे, सातवाहन राजा सातकी की एक मुद्रा पर अल्पोत उत्कीर्ण होने से उसके द्वारा समुद्र विजय का भी अनुमान लगाया जाता है। तो जो सातवाहन राजा हैं उनकी जो शासकों की जो मुद्रा थी, एक मुद्रा पर अल्पोत उत्कीर्ण होने से या लिखा हुआ खुदा हुआ होने से इस प्रकार के शब्द, उसके द्वारा समुद्र विजय की प्राप्ति हुई उसे सातवाहन राजाओं को, तो इसके बारे में भी जानकारी हमें मिलती है इससे। आगे देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो शैली है वो चांदी की मुद्राओं से उसके द्वारा पश्चिम भारत के शकों पर विजय सूचित होती है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, तो उससे यह जानकारी मिलती है कि वह पश्चिम भारत के शकों पर उसने विजय प्राप्त की थी। इस प्रकार की सूचना भी उससे मिलती है। आगे देखेंगे, जो प्राचीन भारतीय इतिहास के समय के जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं वह इस प्रकार से, जैसे जो स्तंभ होते थे उन पर कोई मूर्ति या आकृति बनी हुई होती थी, तो उससे भी कुछ जानकारी मिलती है। और जो उस समय के सिक्के थे उन पर किसी प्रकार की आकृति बनी हुई होती थी या किसी कोई प्रकार की भाषा लिखी हुई होती थी, जो अभी किसी न किसी प्रकार से पढ़ी जा सकी है या कोई भी अभी तक अध्ययन किसी का नहीं हो पाया। तो उससे उसके साम्राज्य की या उनके शासकों की जो पसंद थी उनके उसके बारे में, या उस समय जो आर्थिक दशा थी उसके बारे में भी इसका ज्ञान हो जाता है इन सिक्कों की सहायता से। या वो किसके मतलब किस धर्म का अनुयायी था या किस चीज़ का प्रेमी था, इसके बारे में भी उससे ज्ञान हो जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत जो पुरातात्विक स्रोत है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम स्मारक एवं भवन के बारे में, कि इससे हमें किस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं या क्या जानकारी मिलती है प्राचीन भारतीय इतिहास को का अध्ययन करने में। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत स्मारक एवं भवन से जो जानकारी या साक्ष्य मिलते हैं वो इस प्रकार से हैं। उत्तर भारतीय मंदिरों की जो कला शैली थी वो नागर शैली कहलाती थी। तो जो उत्तर भारतीय मंदिर की जो कला शैली, जो उत्तर भारतीय मंदिर थे वो किस कला शैली में निर्मित थे, तो वो थे नागर शैली में। तो नागर शैली के जो मंदिर थे इस प्रकार दिखाई पड़ते थे। आगे देखेंगे, दक्षिण भारतीय मंदिरों की जो कला शैली थी वो द्रविड़ शैली कहलाती थी। और वहीं अगर उत्तर भारत मंदिरों की बात करें तो वो नागर शैली के मंदिर थे, और दक्षिण भारतीय मंदिर जो थे वो थे किस कला शैली से, द्रविड़ कला शैली से जाने जाते थे। वहीं जो दक्षिणापथ के भी मंदिर जो थे बेज, उनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ था। तो जो यह मंदिर कहलाते थे यह बेसर शैली के मंदिर कहलाते थे।
जो दक्षिणापथ के मंदिर थे उनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग था, जिस वजह से ये बैसर शैली के मंदिर भी कहलाने लगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट, जावा के बोरोबुदर मंदिर में वहाँ 9वीं शताब्दी में महायान बौद्ध धर्म की लोकप्रियता प्रमाणित होती है। जो जावा का जो बोरोबुदर मंदिर है वहाँ से 9वीं शताब्दी में महायान जो बौद्ध धर्म थे उनकी लोकप्रियता के भी जानकारी या प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो इनमें जो याद करने योग्य चीज़ है वो इस प्रकार से है कि उत्तर भारतीय मंदिरों की जो कला शैली थी वो नागर शैली कहलाती थी, और दक्षिण भारत मंदिरों की जो कला शैली थी वो कहलाती थी द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली के जो मंदिर थे कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ते थे, और जो नागर शैली के जो मंदिर थे या उत्तर भारतीय मंदिरों की जो कला शैली थी वो नागर शैली थी। नागर शैली के जो कुछ मंदिर थे वो इस प्रकार से दिखाई पड़ते थे। आगे देखेंगे, जो दक्षिणापथ के जो मंदिर थे वो बेसर शैली के कहलाते थे, क्योंकि इनमें जो नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ था इस शैली में। तो इस प्रकार से जो दक्षिणापथ के जो मंदिर थे वो बेसर शैली के मंदिर कहलाते थे, क्योंकि इसमें जो नागर शैली है और द्रविड़ शैली है दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग होता था। आगे देखेंगे नेक्स्ट, इन पॉइंटों को आप याद रखेंगे कि कभी कभी घुमा फिरा कर क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछते हैं कि उत्तर भारतीय मंदिरों की जो कला शैली थी वो किस प्रकार की थी, तो आपको कहना पड़ेगा नागर शैली। दक्षिण भारत मंदिरों की जो कला शैली थी वो किस प्रकार की थी, तो द्रविड़ शैली। और दक्षिणापथ के जो मंदिर थे वो किस प्रकार की शैली के बने होते थे, तो वो बने होते थे बैसर शैली के, क्योंकि वो दोनों शैली में प्रयोग होते थे, इसको उन्हें बैसर शैली कहा जाता था। आगे देखेंगे नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के अध्ययन के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोत के रूप में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मूर्तिकला, मूर्तिकला के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि मूर्तिकला की सहायता से या मूर्तियों की सहायता से जो भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं या प्राचीन भारतीय इतिहास का जो अध्ययन है वो किस प्रकार से संभव हो पाया है। सबसे पहले देखेंगे कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई थी उनसे जनसाधारण को धार्मिक आस्थाओं और मूर्तिकला का ज्ञान मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि कुषाण काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई थी उनसे जनसाधारण को धार्मिक आस्थाओं और मूर्तिकला का भी ज्ञान हो जाता था उनकी, कि उस समय के जो जनसाधारण थे या व्यक्ति उनकी किस प्रकार की धार्मिक आस्था थी या उन्हें क्या पसंद था या क्या ना था या किस धर्म के अनुयायी थे, तो उस प्रकार की उन मूर्तियों से इस प्रकार का अनुमान हो जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, कुषाणकालीन मूर्तिकला में जहाँ विदेशी प्रभाव अधिक है वहीं गुप्तकालीन मूर्तिकला में स्वाभाविकता परिलक्षित होती है, जबकि गुप्तोत्तर कला में सांकेतिकता अधिक है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कुषाणकालीन मूर्तिकला थी उस समय विदेशी प्रभाव अधिक व्याप्त था, या जो भी मूर्ति उस समय में प्राप्त हुई हैं कुषाण काल शासकों के समय में, तो उसमें विदेशी प्रभाव या विदेशी परिणाम अधिक दिखाई पड़ते हैं। और जो गुप्तकालीन मूर्तिकला की अगर बात की जाए तो उसमें स्वाभाविकता परिलक्षित दिखाई पड़ती है, स्वाभाविकता दिखाई पड़ती है। आगे बात करेंगे अगर गुप्तोत्तर काल की, तो गुप्तोत्तर कला में सांकेतिकता का अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है, कि इसमें जो मूर्ति हैं तो मूर्तियों से किसी न किसी प्रकार का संकेत प्राप्त होता है, या सिक्के जो प्राप्त हुए होंगे जब भी गुप्तोत्तर काल में, तो उस हर मूर्तियों से सांकेतिकता या संकेत अधिक मिलते हैं। आगे देखेंगे भरूच, बदिया, सांची और अमरावती को मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी भी मिलती है। नेक्स्ट, जो मूर्तिकला से जो अवशेष प्राप्त होते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के समय, पुरातात्विक स्रोत के समय जो इस मूर्तिकला थी उससे जो प्राप्त होते हैं, तो अलग अलग काल की अलग अलग मूर्ति होती थी, तो उनसे अलग अलग प्रकार के अध्ययन होते थे। जैसे किसी चित्र में कुछ दिखाया जा रहा है तो इसका क्या कहने का मतलब है, सांकेतिकता होती थी किसी प्रकार के चित्रों में, या किसी प्रकार के जो चित्र थे उनमें स्वाभाविकता दिखाई पड़ती थी, किस प्रकार के उधर उस समय चाल चलन था या व्यक्ति थे। आगे देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत चित्रकला, चित्रकला के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अजंता गुफा में उत्कीर्ण जो माता और शिशु तथा मरासन राजकुमार जैसे जो चित्रों की सात सार्वकालिक है, जिससे गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक दिख मिलती है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के समय जो अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरासन राजकुमार जैसी जो चित्रों की चित्र प्रमाणित या प्राप्त हुए हैं, तो उनसे गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जो गुप्तकालीन गुप्त शासकों के समय की जो कला थी, कला शैली थी, और उनके जो तत्कालीन जीवन की जो झलक है उस प्रकार के इसमें प्रमाण दिखाई पड़ते हैं उस समय की चित्रकला से। आगे देखेंगे नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोत में अवशेष
कि किस प्रकार के अवशेष मिले हैं, तो और उन अवशेषों की सहायता से प्राचीन भारतीय इतिहास के जो अध्ययन है वो किस प्रकार से संभव हो पाया है, या क्या क्या जानकारी मिलती है उन अवशेषों से। तो जो पाकिस्तान में सोन नदी है या घाटी है, उसमें उत्खनन द्वारा जो प्राप्त प्रभावशाली के जो पत्थर पर जो खुरदरे हथियारों औजारों से अनुमान लगाया गया है कि भारत में 4 लाख से 2 लाख वर्ष ईसा पूर्व मानव रहता था। कहने का तात्पर्य है कि जो पाकिस्तान में सोन नदी घाटी है उसमें उत्खनन किया गया है, कोई खनन किया गया, तो उसमें जो प्रभावशाली के जो पत्थर प्राप्त हुए और उन पर जो खुरदरे हथियार थे या औजारों से जो अनुमान लगाया जाता है कि 4 लाख से 2 लाख वर्ष ईसा पूर्व मानव रहता था। और 6,000 वर्ष ईसा पूर्व वह कृषि कार्य, पशुपालन कार्य, कपड़ा चुनना, कपड़ा बुनना, मिट्टी के ज्ञान बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना तथा पत्थर के चिकने औजार बनाना सीख गया था। तो और इस प्रकार के भी उसमें साक्ष्य मिलते हैं कि 6,000 वर्ष पूर्व जो मानव था, 6,000 वर्ष पूर्व का मानव, वह कृषि कार्य करने लगा था, वह पशुपालन भी करने लगा था, वह कपड़े भी बुनने लगा था और मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगा था, क्योंकि वह मिट्टी के ज्ञान से परिचित था। और उस समय के जो पत्थर होते थे वो चिकने होते थे और उससे जो औजार बनाए जाते थे वो पत्थरों के अधिकतर औजार बने होते थे। आगे देखेंगे नेक्स्ट। तो जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के समय जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं अलग अलग, जैसे चाहे चित्रकला का हो, चाहे अवशेष हो किसी प्रकार के, चाहे मूर्ति कला के हों, तो इस प्रकार से अध्ययन संभव हो पाया है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोत, वो समाप्त होता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत साहित्य के स्रोत के बारे में। तो वो वीडियो जरूर देखें। चैनल पर जुड़ने के लिए एवं वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया एवं धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और अगले नए टॉपिक के साथ प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत साहित्यिक स्रोत।